सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपका भी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आगे के शिफ्टों में एग्जाम है तो ये वीडियो आप सबों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 और 27 दिसंबर के बेस पे कुछ एक्सपेक्टेड महत्वपूर्ण साइंस की जो आपके आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप सबों को देना चाहूंगा। आप सबों की डिमांड थी कि गुरुजी आपके बैचेज पे जो न्यू ईयर ऑफर है वो कब से लागू होगा। तो मेरे मित्र, ये ऑफर आपका 27 दिसंबर से लागू हो गया है और ये आपका 2 जनवरी तक अवेलेबल रहेगा। और आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी कोर्स चाहिए वो सभी कोर्सेज मेरे मित्र रिड्यूस प्राइस में आप सबों के लिए अवेलेबल है। ध्यान में रखिएगा, ये सभी बैचेज आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम लोग बात करें कुछ एक्सपेक्टेड साइंस की तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि अभी जो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सवाल पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि आसान लेवल के हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी साइंस पढ़ा है और आपका माइंड शार्प है तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं क्लोज ऑप्शन के साथ भी उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहां पे है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। क्या कहेंगे कि गुरुजी ये बहुत ही बिगिनर्स वाला क्वेश्चन है और हम सभी को मालूम है कि बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये बात बहुत ही बिगिनर्स वाला है, लेकिन आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गुरुजी चूंकि F = ma होता है और मास का यूनिट केजी होगा और एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो हम ये कह सकते हैं 1 न्यूटन = 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, अगर इसी बल का यूनिट आपसे सीजीएस में पूछ लिया जाएगा तो आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। ध्यान में रखिएगा कि बल के लिए जो यहां पे हमने F = ma की बात करा, ये न्यूटन के किस नियम से आया है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है। कहां से आया है? न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है। और मेरे मित्र बल का परिभाषा आप सभी कहेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपसे यह सवाल आ सकता है कि न्यूटन थर्ड लॉ कितनी वस्तु पर लागू होता है। मेरे भाई आपको जैसा कि मालूम है कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ जब भी लगेगा वहां पे क्या होगा? 2 बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ कितनी वस्तु पर लागू होता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 2 वस्तु पर लागू होता है। कितनी वस्तु पर? 2 वस्तु पर लागू होता है। और आप सभी क्या कहेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप दीवार पे जितना जोर से मारेंगे मेरे मित्र चोट आपको उतना ही ज्यादा जोर से लगेगी। अगर आप दीवार पे कम जोर से मारेंगे तो आपको चोट भी थोड़ा सा कम लगेगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर का एटॉमिक मास। तो मेरे मित्र जितने भी भाई का एग्जाम आगे के शिफ्टों में है 1 से लेकर के 20 तक के जो तत्व हैं उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान जरूर याद कर लीजिएगा। आप सबों के लिए स्पेशल आप कह सकते हो हिंट है। सल्फर का एटॉमिक मास आप क्या कहेंगे? गुरुजी आपने कई बार बताया है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है सर? 32 हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि सल्फर से संबंधित एक और बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल पूछा जा सकता है कि सल्फर के अणु S के अणु की परमाणुकता कितनी होती है। सल्फर के अणु के परमाणुकता कितनी होती है, एटॉमिसिटी कितनी होती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो S8 के रूप में होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपरमाणविक कहते हैं या बहुपरमाणुक कहते हैं, पॉली एटॉमिक कहते हैं। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट केमिकल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस रूप में होता है? सॉल्ट वाले चैप्टर में मैंने आप सबों को क्लियर कराया था और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि केमिकल इंडस्ट्रीज में जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। किस रूप में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे CaOCl2 होता है। और मेरे मित्र इसी का रासायनिक नाम हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं। और मेरे मित्र इसी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग कहां पे यूज करते हैं? तो आप सभी कहेंगे डिसइंफेक्शन करने के लिए, या आप कह सकते हो कि जल में जो जीवाणु वगैरह होते हैं उसको किल करने के लिए, मारने के लिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। मेरे मित्र जिस तरह हमारे बॉडी में उत्सर्जी मटेरियल के रूप में शरीर से पसीना निकलता है, यूरिन निकलता है, स्टूल निकलता है, ठीक उसी तरीके से पौधे के
शरीर में भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होने के दौरान कुछ वेस्टेज मटेरियल होते हैं जो बॉडी से बाहर होते हैं, और पौधे के शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ निष्कासित होते हैं वो किस रूप में होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, लेटेक्स के रूप में होते हैं, लेटेक्स के रूप में होते हैं, या फिर गम के रूप में होते हैं, या फिर रेजिन के रूप में होते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ कुछ गैसीय अपशिष्ट भी होते हैं जो विसरण प्रक्रिया के थ्रू निकल जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि पौधे अपना उत्सर्जित पदार्थ किस कोशिकांग में जमा करता है? तो सर पौधे की जो राजधानी या वैक्यूल्स होती है वहां पे क्या होते हैं सर? जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं पौधे के वो जमा होते हैं। और साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पौधे के पुराने जाइलम और पत्तियों में भी क्या होती है? उत्सर्जित पदार्थ स्टोर होता है, संग्रहण होता है। नेक्स्ट, कि ताप बढ़ने पर विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? विसरण का मतलब क्या हुआ? किसी गैस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना। और आप सबों को मैंने कई बार बताया है कि विसरण दर मतलब गैसों का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा जब टेंपरेचर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था। सपोज करो कि आपके आसपास में कहीं पे भी मीट, चिकन या कोई अच्छा खाना बन रहा है, उसका स्मेल आपको क्या होगा सर? जैसे ही बन रहा होगा तब आना शुरू होगा, लेकिन जैसे ही बनना बंद होगा, खाना ठंडा होगा, उसके जो सर वेपर होंगे, टेस्ट के जो सर मतलब कह सकते हो गैस होंगे, वो निकलना बंद हो जाएंगे और मेरे मित्र आपको महक नहीं लगेगी। तो सिंपल सा कारण है, चाहे अगरबत्ती आप किसी कोना में जला दो, पूरे रूम में महक फैल जाती है। किसके लिए? कि सर अगरबत्ती में हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं, वहां पे हीट एनर्जी देते हैं, तो हीट एनर्जी से जो गैस के कण होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा और ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये बहुत तेजी से गमन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर विसरण दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी कहेंगे विसरण दर बढ़ जाता है। क्या होता है? विसरण दर बढ़ जाता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी कहेंगे गुरुजी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। अब अगर चला ये पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, तो परेशान मत होना। प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होगा? आप सभी कहेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ही होगा। ये ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज आप कहेंगे जे थॉमसन ने करा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करा। नेक्स्ट है कि मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना कि आरआरबी जेईई में भी ये सवाल पूछा गया था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो वहां पे आरआरबी वाले जो हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मानव में अगर हम कुल गुणसूत्र की बात करेंगे, टोटल क्रोमोसोम की बात करेंगे, तो कुल गुणसूत्र कितना होगा? आप कहेंगे 46। जोड़ा में कितना होगा? आप कहेंगे 23 जोड़ी। लेकिन मेरे मित्र ध्यान रखेंगे अगर हम लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? लिंग गुणसूत्र का एक युग्म होगा। क्या होगा? एक युग्म होगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मानव में 22 जोड़ी जो है वो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जब आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, आप कहेंगे सर एक युग्म होगा, या आप कह सकते हो कि एक ही जोड़ा होगा लिंग गुणसूत्र का, बाकी के क्या होंगे? आप सभी कहेंगे गुरुजी जो बाकी के 22 जोड़ी होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे। क्या होंगे? ऑटोसोम्स होंगे। नेक्स्ट कि आर दोगुना हो जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चिल्ला कौन नहीं जानता है कि भी समानुपाती आई होता है? कहां से? ओम बाबा के नियम से। तो कहिएगा कि भी इक्वल टू गुरुजी आई आर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? भी बटा आर। भी बटा आर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर दोगुना हो जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आई डैश होगा वो भी बटा 2r हो जाएगा, मतलब करंट हमारा आधा हो जाएगा। तो कह रहा है आर दोगुना हो जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सभी कहेंगे I/2 हो जाएगा, करंट हमारा आधा हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियन इक्वल टू व्हाट? मैंने आपको कई बार बताया है कि चिला जब हम लोग A इक्वल टू P प्लस N कहते हैं तो ये A क्या है? आप सभी कहते हैं द्रव्यमान संख्या। किसका? परमाणु का। मेरे मित्र याद रखिएगा कि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियन की संख्या कहते हैं। तो यहां पे न्यूक्लियन इक्वल टू व्हाट पूछा जा रहा है, तो आप सभी कहेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, द्रव्यमान और वजन का मात्रक आप सभी क्या कहेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक जो है गुरुजी केजी हो जाता है और वजन का मात्रक जो है वो न्यूटन हो जाएगा। तो युग में पूछा गया था, तो आप सभी कहेंगे कि केजी और न्यूटन क्या होगा? द्रव्यमान और वजन का मात्रक हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा यहां पे आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जो जूल है वो किस दो भौतिक राशि की यूनिट है? तो ध्यान में रखेंगे अगर आपसे कभी यह सवाल पूछ लिया जाए कि जूल किस दो भौतिक राशि की
किस दो भौतिक राशि की यूनिट है? तो आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी? कार्ज एवं ऊर्जा दोनों का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? आप कहेंगे गुरुजी जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखना, कहा जा रहा है कि पौधे का कौन सा भाग तने के विपरीत बढ़ता है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि पौधे के अलग अलग भागों में क्या होती है? आप सभी कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, अनुवर्ती गति होती है। अगर पौधे का जो तना है वो सूर्य की ओर बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि पौधे का जो तना है उसमें क्या होता है सर? फोटोट्रॉपिज्म होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। ये पौधे के तना जो होते हैं वो प्रकाश धनावर्ती होते हैं, मतलब ये सर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। जबकि मेरे मित्र पौधे का जो जड़ होता है वो मिट्टी में बढ़ता है, यानी कि वो प्रकाश के विपरीत बढ़ता है, तो तना के विपरीत बढ़ता है। तो पौधे के तने की वृद्धि प्रकाश धनावर्ती है, जबकि पौधे के जड़ की वृद्धि प्रकाश के सापेक्ष में आप कहेंगे प्रकाश ऋणावर्ती है। मतलब पौधे का जो जड़ है वो तना के विपरीत बढ़ता है। तो आपसे सवाल यही पूछा जा सकता है कि पौधे का कौन सा भाग तना के विपरीत बढ़ता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी जड़ जो है वो तना के विपरीत बढ़ता है। पौधे का जो तना होता है ये क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। क्या होता है? धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती होता है। जबकि जड़ क्या होगा? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। अब मेरे मित्र जड़ पृथ्वी के गुरुत्व के चलते बढ़ता है, तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी ये मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगा लेकिन ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती होगा। यह चीज ध्यान में रखिएगा। पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक, शीर्ष भाग में, तो पौधे के शीर्ष भाग में आप सभी कहेंगे पौधे का जहां भी वृद्धि वाला क्षेत्र होगा वहां पे मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलेगा। और पौधे का शीर्ष भाग कह रहा है तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक। जो शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक है, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक है वो क्या होगा? आप कहेंगे पौधे के तना के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मेरे मित्र जो पौधे की तना की मोटाई है वो किसके वजह से बढ़ेगी? तो आप सभी कहेंगे तना की मोटाई के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेवार होगा? आप सभी कहेंगे पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक। कौन सा? पार्श्वस्थ विभोज्योतक उत्तक, यानी कि इसी को हम लोग लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है कि जठर रस का पीएच मान, अभी जस्ट मैंने आपको क्लास 10th वाले टेबल में बताया था कि जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है और लगभग आप कह सकते हैं सबसे कम माना जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि सवाल आपका प्रतिरोध 12 ओम दिया हुआ है, आई 2 एम्पियर दिया हुआ है और वोल्ट पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है। तो कहिएगा गुरुजी V इक्वल टू आई आर, आई का मान 2 एम्पियर, आर हमारा 12, ये कितना हो जाएगा? 24 वोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा। जीवित कोशिका की खोज आप सभी कहेंगे गुरुजी जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने करा, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने करा। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करा। कोशिका के केंद्रक की खोज सर रॉबर्ट ब्राउन ने करा। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव के बारे में बताया पुरकिंजे ने बताया। ये सब चीज ध्यान में रखेंगे कि कोशिका, मृत कोशिका की खोज या कोशिका की सबसे पहले खोज आप कहेंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। कोशिका में जो जीव द्रव मौजूद है उसके बारे में चर्चा आप कहेंगे पुरकिंजे ने करा। और साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सेल होता है, कोशिका होती है, उसका अध्ययन तभी संभव हो पाया जब उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप हमारे पास आए। और अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ, आप कहेंगे 1940 में। एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान में रख लीजिएगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू कब बढ़ेगा? मेरे मित्र ध्यान रखना कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की जब हम लोग बात करते हैं तो सिंबल कुछ इस तरीके से लिखते हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? रो L बटा ए होता है। That's why we can say that sir resistance is directly proportional to the length of the wire and inversely proportional to the cross section area of the wire। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा। लेकिन एरिया में है तो आप सभी क्या कहेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। आप सभी क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया में कमी, क्रॉस सेक्शन एरिया में
कमी अगर होगा तो रेसिस्टेंस का मान क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, -0.5 डायोप्टर में किस लेंस का उपयोग होगा? क्या कहोगे कि गुरुजी लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, और हम सबों को मालूम है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और हम सबों को मालूम यह भी है कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि वैल्यू हमारा -0.5d है, क्षमता माइनस में है, तो लेंस हमारा कौन सा होगा? आप सभी कहेंगे अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। और अगर मेरे मित्र लेंस की क्षमता प्लस में होती तो क्या कहते हैं? उत्तल लेंस होगा। और ये FeSO4 को जब हीट किया जाएगा, आप सभी को मैंने कई बार बताया, तो क्या कहेंगे कि गुरुजी FeSO4 को जब हीट किया जाएगा तो Fe2O3 SO2 प्लस SO3 बनेगा। ध्यान में रखना, इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। तो जो पैटर्न है मेरे मित्र कुछ इसी तरीके से फॉलो हो रहा है। साथ ही साथ आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में लगातार सवाल आ रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हो आप सभी? कि गुरुजी जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें आयनों का विनिमय होता है। क्या होता है? आयनों का विनिमय होता है। और ध्यान में रखेंगे कि इस रिएक्शन को हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अवक्षेप का भी निर्माण होता है। अवक्षेप का भी निर्माण होता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि तारों का टिमटिमाना बड़ा ही पॉपुलर से सवाल बन गया है। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि तारों का टिमटिमाना। चलिए आज बहुत दिन के बाद ये क्वेश्चन मैं आप सबों के लिए होमवर्क में दे देता हूं कि तारों का टिमटिमाना किस घटना के चलते होता है? किस घटना के चलते होता है? मेरे मित्र कमेंट करके जरूर बताना किस घटना के चलते होता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना के चलते होता है। बाद बाकी उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातों को आप समझ पाए होंगे, और इसी पैटर्न से आप अगर एग्जाम में जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन ज्यादा परेशान करेंगे। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।